हैं। तो सबसे पहले तो यार ये एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। फसल उगाना, खेती करना, क्रॉप उगाना, क्रॉप को कल्टीवेट करना, ये होता है एग्रीकल्चर। सिंपल है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्जरी में, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी टाइप की क्रॉप्स होती है, ठीक है, यानी राइस, वीट, ऐसी क्रॉप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के वाले हैं कि ये कहाँ पर उगती है ज़्यादा, ठीक है, इसको उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और हम ये पढ़ेंगे कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ेंगे, रबी, खरीफ और ज़ैद, ये तो आपको पता ही है वैसे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इंडिया, आपने सुना होगा कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यानी इंडिया में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर इसमें तो लिखा है 2/3, बट मेरा दोस्त चंदू तो नहीं करता, उसके पापा भी नहीं करते, दूसरा वाला दोस्त नहीं करता, वरुण नहीं करता। तो देखो, आप एक चीज़ भूल रहे हो कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, आज भी रूरल इंडिया में रहती है, यानी गांव वाले इलाके में रहती है, और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो मेन एक्टिविटी है, ओके। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं यार कि नोट्स का मतलब क्या होता है। नोट्स का मतलब होता है कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो नोट्स में लिखा हुआ है ना, आप वही डायरेक्टली छाप के आ सको। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आपको डायरेक्टली वही लिख के आना पड़ेगा जो नोट्स में लिखा हुआ है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें से क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको पता ही है बेसिकली क्या करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप चले जाओ, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ओके। तो चलिए, तो 2/3 ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एक्टिविटी करती है, इंगेज रहती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, आपको पता ही है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आती है, तो प्राइमरी सेक्टर में आती है, पहले पता चल गया। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स। जो एग्रीकल्चर है उससे ही फूड और फूड ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, यानी हमारी इंडस्ट्री के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, यानी एग्रीकल्चर से ही आता है। अब आप बोलोगे कैसे, ध्यान से सुनो यार। चीनी बनती है, चीनी किससे बनती है, चीनी बनती है शुगर केन से, और जो शुगर केन है वो कहाँ से आता है, जो शुगर केन है वो हमारे एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर से में जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं हम इंडस्ट्री में, फिर उसको प्रोसेस करके उससे चीनी बनाते हैं। तो यानी जो इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया, मैं बता दूं आपको, स्पाइसेस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। आपको पता ही है असम के अंदर जो टी प्लांटेशन होती है, ठीक है, वहाँ से जो टी उगाई जाती है वो हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह और स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह हम दूसरी कंट्री में भेजते हैं और हमारे पास क्या आता है, महंगी बातचीत हो जाती है हमारे पास, और हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, यानी दूसरी कंट्री के पैसे। तो ये बेसिकली मेरे को समझ आ गया कि इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आपके सामने मैंने बता दिया। नेक्स्ट है टॉपिक जो है टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली 3 टाइप की फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इन के बारे में थोड़ा डीप जाने से पहले एक बार छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। अब ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। कमर्शियल, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि जो फार्मिंग बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए की जाती है ना, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े एरिया पे क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, और इसका मेन पर्पस होता है कि इसको मार्केट में, इस फसल को, इस क्रॉप को, इस जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्केट में बेचना, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े हैवी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, हाई हील्ड वैरायटी का यूज़ किया जाता है, बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। पैसा बहुत लगता है इसमें और लेबर भी बहुत लगते हैं इसमें, ये होता है कमर्शियल फार्मिंग।
अब नेक्स्ट है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये वाला भी बताऊंगा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? देखो, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में, यानी इसमें क्या होता है, ओल्ड मेथड से फार्मिंग की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पुराने टाइप के हल वगैरह नहीं होते, उससे की जाती है। और इसमें क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, कि ये खुद के सब्सिस्टेंस के लिए की जाती है, ये बेचने के लिए नहीं की जाती, ये अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए की जाती है फार्मिंग। ठीक है, ओके, ये भी हमें चीज़ समझ आ गई। एंड इसमें क्या होता है, इसमें कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का, इरिगेशन फैसिलिटी का, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इतने। ये भी हमें क्लियर हो गया। यानी इसमें कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ट्रेडिशन से फार्मिंग की जाती है, ट्रेडिशन वे से, पुराने ज़माने में जैसे होती थी, और ये बेचने के लिए नहीं होती, खुद के सर्वाइवल के लिए उगाते हैं ये। ठीक है, और इसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं होता, फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ भी नहीं होता। नेचुरल जो फर्टिलिटी है ना किसी भी फील्ड की, उस पर ही निर्भर होते हैं, मॉनसून पे निर्भर होते हैं, पानी के लिए भी, इरिगेशन फैसिलिटी का भी यूज़ नहीं करते। तो नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव, अब मैं आपको बता दूं, ये उस एरिया में करी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है ना, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग लैंड पे काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही लैंड पे काम करते हैं। इसमें लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है इस वाले, यानी लेबर सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर एक लैंड पे काम करते हैं, जबकि लैंड भी छोटा होता है। कमर्शियल फार्मिंग में लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यही डिफरेंस है इसमें। कमर्शियल फार्मिंग में लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट इसमें क्या होता है, लैंड छोटा होता है, बट फिर भी इतने सारे लोग उस लैंड पे काम करते हैं। इसमें भी थोड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें खुद के लिए भी उगाया जाता है और मार्केट में भी, मार्केट में बेचने के लिए भी उगाया जाता है। बेसिकली पता है ये क्या करते हैं, ये उस लैंड को एक ही साल के अंदर 3-4 फसल उगाते हैं उससे। ठीक है, लैंड का अच्छे से यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा डीप पे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है। अभी मैंने बताया कि पुराने ज़माने से खेती की जाती है, जैसे पुराने ज़माने में की जाती थी। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया, बहुत ही कम ट्राइबल एरिया जो होते हैं ना पुराने ज़माने के, मतलब जो ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं, है ना, हमारे इंडिया के अंदर भी है, बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटी है, तो आज भी वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती है। बहुत कम है उनकी पॉपुलेशन, बट करती है। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल लाइक हो, डो, डिगिंग स्टिक। तो ये इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे लैंड पे करी जाती है ये, और आपको मैंने बता ही दिया था पुराने ज़माने के टूल लाइक हो, डो और डिगिंग स्टिक्स से फार्मिंग की जाती है। ठीक है, These type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and the suitability of the other environment condition to crop grown। मतलब इसमें क्या होता है, ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, ये आज भी पानी के लिए मानसून पे डिपेंड रहते हैं कि मानसून से पानी आएगा तभी हमारे क्रॉप को पानी मिलेगा। ठीक है, और ये नेचुरल फर्टिलिटी पे चलते हैं, ये कुछ फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते। ठीक है, यानी ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड है फार्मिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमें समझ आ गया कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसमें करते क्या है, यानी ये हमें समझ आ गया कि पुराने जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके करते हैं, छोटे एरिया में करी जाती है, बहुत कम प्रैक्टिस होती है। बट इसमें होता क्या है, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन 9th में सुना होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न, इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। ये जो आदिवासी लोग हैं करते क्या है, स्टोरी है बढ़िया सी, छोटी सी, समझ आएगा आपको। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो जंगल में जाते हैं ना, तो एक एरिया को क्या करते हैं, उस पर पहले उसको काट देते हैं और फिर उसको जला देते हैं, और उसी जले हुए एरिया में, मतलब उस जला देते हैं तो राख बन जाती है, वो जो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रहता है वो राख बन जाता है, तो उस राख पे ही वो फसल उगाते हैं। ठीक है, 4-5 साल तक फसल उगाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस लैंड को वैसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे एरिया में चले जाते हैं। उस लैंड को वो खाली इसलिए छोड़ देते हैं कि दोबारा से उस लैंड की फर्टिलिटी आ जाए और वहाँ पर दोबारा से जब बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाएं। ठीक है, तो यही करते हैं जो हमारे क्या कहते हैं उसको, आदिवासी लोग होते हैं। क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं, एक एरिया में जाते हैं, उसको कट करते हैं, उसको जलाते हैं, राख में खेती करते हैं, 2-3 साल तक खेती करते हैं, फिर उसको 10-12 साल तक छोड़ देते हैं कि दोबारा उसमें नेचुरल फर्टिलिटी आ जाए। ठीक है, सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाए। ठीक है, ऐसे ये चेंज करते रहते हैं जगह। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फार्मर क्लियर पैच ऑफ द लैंड एंड बर्न दैट एरिया एंड सो W आएगा यहाँ पर, सो
मतलब बीज बोते हैं, सो सीड इन एशेस। फार्मर क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं पैच और उसको जला देते हैं और उसकी एशेस के अंदर ही सीड को बो देते हैं, ठीक है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब बार बार उस पर खेती करते हैं, तो 1-2 साल हो गए, तो जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती रहती है तो फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद जो फार्मर क्या करता है, शिफ्ट कर देता है दूसरे एरिया पे, फिर दोबारा उसको क्लियर करता है, वहाँ पर जलाता है, फिर राख के अंदर या एशेस के अंदर क्या करता है, सीड को सो कर देता है, बो देता है, ठीक है। दीज टाइप ऑफ फार्मिंग अलाउ नेचुरल टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। इस फार्मिंग में क्या होता है नेचुरल प्रोसेस से सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से आने के लिए टाइम दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर डाला जाता है या मैन्योर डाला जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली जाती। ये क्या करते हैं, लैंड को छोड़ देते हैं कि दोबारा से उसके अंदर नेचुरली फर्टिलिटी आ पाए, ठीक है। और आपको एक बात तो पता ही है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो। लैंड, उस वाले लैंड पे जिसपे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से खेती करी जाती है, उसमें ना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फार्मर किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र और अदर मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं करता, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा इंडिया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, वहाँ पर इसको झूमिंग फार्मिंग भी कहते हैं, और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया। तो यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमें क्या समझ आया, पुराने तरह से खेती करी जाती है, पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं नेचर पे, एंड स्लैश एंड बर्न होता है, यानी एक एरिया को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर एशेस में सीड को बोते हैं, फिर खेती जब फसल अच्छी उगती है तब तक खेती करते हैं, और जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो अपना लैंड अपना क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे वाले एरिया पे, ठीक है। अब वो छोड़ क्यों देते हैं उस लैंड को, कि दोबारा से नेचुरल प्रोसेस से उसकी फर्टिलिटी आ जाए। ये हमें समझ आ गया, और ये खुद के लिए की जाती है, ठीक है। और लैंड की फर्टिलिटी, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता, हाई हील्ड वैरायटी सीड या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए कम प्रोडक्शन होता है उस पर, और ये खुद के लिए की जाती है, और उसको झूमिंग कहते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब करते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होता है, सिंपल है, इट इज़ प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। यानी ये उस एरिया में करी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मर का यूज़ करके, बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ करके ये फार्मिंग की जाती है, ठीक है। अगर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों से फार्मिंग नहीं कराई जाती, ज़्यादा लेबर नहीं होते, फैमिली के ही कुछ लोग होते हैं। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर उस एरिया में होता है ज़्यादातर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, तो यूपी के अंदर, अब मैं यूपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर है ना क्या करते हैं कि ज़्यादा लेबर लगा के फार्मिंग की जाती है, कि लेबर को भी थोड़ा बहुत क्या मिल सके, इनकम मिल सके, वेजेस मिल सके, ठीक है। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड द इरीगेशन इज यूज टू ऑब्टेन द हाई प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, और इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, अच्छे से पानी दिया जाता है, और केमिकल वगैरह का यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। फार्मर टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। फार्मर क्या करता है, ट्राई करता है कि चाहे 100 हेक्टेयर का ही उसके पास लैंड है, बट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा दिमाग दिखाता है, वो करता है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही साल के अंदर 3-4 फसल उगा देता है, ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। मैंने ये सारे अलग अलग पॉइंट बनाए हैं, आपको एग्जाम में भी लिखने हैं, और आपको एग्जाम में आ भी सकता है कि ये बताओ कि स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग है वो किससे रिलेटेड है, कौन से टाइप की फार्मिंग से रिलेटेड है, ये बताओ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी इसमें आता है, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाते हैं ना, और झूमिंग फार्मिंग किस में आता है, तो ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए 1-1 मार्क्स से भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बोला था राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। एक फार्मर है, उसके पास एक बड़ा सा लैंड है, ठीक है, उसके 6 बच्चे हैं। अब क्या हो गया, अगर वो फार्मर का देहांत हो गया तो उसके 6 बच्चों में लैंड बट जाएगा, यानी वो जो लैंड बड़ा सा लैंड था अब उसके 6 हिस्से हो जाएंगे। तो यही होता है जो इंटेंसिव
सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इनहेरिट होती है, यानी आपको पता है कि आपको दादा या परदादा की ज़मीन आपको मिलेगी, बट वो क्या होती है, बट जाती है, इसलिए अलग अलग पैचेस बन जाते हैं। समझ रहे हो? राइट ऑफ इनहेरिटेंस में यही याद रखना आपको, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस में राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से कौन सी टाइप की फार्मिंग को ज़्यादा ही बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, वो है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग, बहुत ही सिंपल था, मैं आपको बता ही चुका था। इन दिस क्रॉप आर इन दिस, यानी कमर्शियल क्रॉप में, कमर्शियल फार्मिंग में, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप आर मेनली ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पसेज, यानी बेचने के लिए ही फार्मिंग की जाती है कमर्शियल फार्मिंग में। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया पे की जाती है फार्मिंग ये। ठीक है, इन दिस फार्मिंग दे यूज हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें ना, तो उसमें बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता था कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसमें क्या किया जाता है, बायोकेमिकल का भी यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र का, HYVA सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हायर प्रोडक्शन हो और हायर प्रोडक्टिविटी हो उस लैंड पे। ठीक है, अब क्या होता है, द डिग्री ऑफ द कमर्शियल वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अब देखो, एक जगह पर वो क्रॉप कमर्शियल फार्मिंग है और दूसरी जगह पे वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ और ये है क्या? पंजाब और हरियाणा के अंदर क्या होता है, जो राइस है वो कमर्शियल फार्मिंग है, यानी राइस उगाया जाता है कि बेचा जा सके। पंजाब और हरियाणा के अंदर राइस उगाया जाता है कि बेचा जा सके। बट अगर उड़ीसा के अंदर बात करें तो वहाँ पर क्या है, ये सब्सिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, यानी उड़ीसा के अंदर जो राइस उगाया जाता है ना, वो बेचने के लिए नहीं उगाया जाता है, वो अपनी ही स्टेट में अपनी स्टेट की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। बट पंजाब के अंदर बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। पता ही है आपको कि बहुत प्लांटेशन में क्या होता है, जैसे असम के अंदर बड़े बड़े बागान है ना, वही है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया के अंदर एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या था, एक ही लैंड पे बहुत सारी बार बार एक साल के अंदर दूसरी खेती की जाती है, बट इसके अंदर एक साल के अंदर एक ही टाइप की खेती की जाती है और बहुत बड़े लैंड पे की जाती है। ठीक है, प्लांटेशन इज कैरिड आउट ऑन लार्ज स्टेट यूजिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट। यानी जो प्लांटेशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट का यूज़ किया जाता है, यानी बहुत न्यू टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों का यूज़ किया जाता है। लॉट ऑफ माइग्रेंट्स लेबर वर्क इन दिस स्टेट, यानी बहुत ज़्यादा लोगों का यूज़ किया जाता है। आपने सुना देखा होगा कि असम के अंदर वो बहुत सारी लेडी क्या करती है, वो पत्तियाँ काट के अपने बैग्स में भरती हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबर का यूज़ किया जाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। यानी ये क्या होता है, रॉ मटेरियल एक तरह से यूज़ किया जाता है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े एरिया में, यानी प्लांटेशन है, मान लो गन्ने का, तो गन्ने को क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में भेजा जाता है। ठीक है, कि चीनी बन सके उसको। वो जो पत्ती के लीफ होते हैं ना, वो चाय पत्ती के लीफ होते हैं, जो टी के लीफ होते हैं, उसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है कि उससे चाय पत्ती वगैरह बनाई जा सके। ठीक है, तो ये होता है। प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, यानी कमर्शियल में और प्लांटेशन में प्रोडक्शन क्या होता है, मेनली फॉर द मार्केट होता है। ये मैं आपको बता ही चुका था। एंड इसका एग्जांपल है टी प्लांटेशन इन असम। ये बात भी हमें क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक स्टेप तो हमने पार कर लिया है फार्मर बनने के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नेक्स्ट है कि क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सीजन। पता नहीं यार, ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो, 6-7 से आपको यही पढ़ा रहे हैं, रबी, खरीफ और जैद, और मेरे को भरोसा है कि अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती होगी आपको। ठीक है, नहीं रहती तो बहुत अच्छी बात है यार। ओके, अब देखो खरीफ, रबी और जैद। ओके, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, दोबारा से बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो खरीफ होता है, रबी होता है, जैद होता है। खरीफ क्या होती है, जो खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन के अंदर बीज बोए जाते हैं उसके, तो इसलिए रेनी सीजन लिखा है। जैद में समर में बोए जाते हैं तो इसको समर। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोला जाता है क्योंकि इसमें विंटर में बीज को बोया जाता है। ठीक है, अब सोइंग यानी बीज कब बोए जाते हैं, अभी बताया रेनी सीजन में, रेनी यानी मई टू जुलाई। मई टू जुलाई में बहुत बारिश होती है तो इसलिए मई टू जुलाई। ठीक है, अब हार्वेस्ट यानी काटा कब जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, इसकी मेनली क्रॉप कौन कौन सी है, राइस, शुगर केन, जूट, मेज एटसेट्रा। ये याद रखना, एक मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ कि राइस कौन से सीजन में उगाया जाता है, तो वो खरीफ क्रॉप है।
क्यों? क्योंकि आपको पता ही है राइस को उगाने के लिए और गन्ने को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो रेनी सीजन में उग पाता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, ज़ैद की बात करते हैं, ये समर यानी गर्मियों के टाइम में बोया जाता है और उसी में काट लिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने हार्वेस्ट नहीं लिखा। क्रॉप होती है कुकुम्बर और वाटरमेलन, आपको पता है वाटरमेलन हमें गर्मियों में बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया मैं ज़ैद का। रबी की बात करें, इसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ठंड में उगाया जाता है और यानी 100 अक्टूबर टू दिसंबर बीज बोए जाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में, हार्वेस्ट किया जाता है फरवरी टू अप्रैल में। क्रॉप कौन कौन सी है? वीट, पी, बार्ले एंड ग्राम एंड ऑयल सीड एटसेट्रा। अब इस लाइन को आप खुद ही बड़ा कर सकते हो कि इन खारिफ क्रॉप सीड आर सोन इन रेनी सीजन, ओके, बेसिकली इन May to July and harvest in September to October. The main crop of Kharif is राइस, शुगर केन, जूट, मेज एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे ही आप रबी में भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये 3 आपको समझ आ गया। एंड एक और बात यार, मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नोट्स के लिए आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स, और नोट्स डाउनलोड कैसे करने हैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी वीडियो दे रखी है। कोई दिक्कत आए तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, 9210522318। कभी भी मैसेज करना, रात के 2:30 बजे मैं फ़ोन चेक करके ही सोता हूँ। ठीक है, बच जाते हैं यार अब तो नोट्स बनाने के चक्कर में, तो फ़ोन मैं चेक करके ही सोता हूँ कि किसी बच्चे का इंपॉर्टेंट मैसेज ना आया हो। ठीक है, मेरे को ग्रुप में ऐड मत करना, रिक्वेस्ट रहेगी यार, किसी दूसरे ग्रुप में ऐड मत करो मेरे को। ओके, एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून यार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।